ध्रुव समझ गया कि मामला गंभीर है। ध्रुव ने तुरंत ही सोनाली को फोन लगाया। सोनाली ने बताया कि उनके गांव पिट्टौरी और पड़ोसी गांव अवंती में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर बहुत लड़ाई हो रही है और बात बहुत बिगड़ चुकी है। सोनाली चाहती है कि ओजस और ध्रुव आकर इस गड़बड़ को सुलझाएं। वैसे तो सोनाली के साथ डील करना थोड़ा अतरंगी ही था, लेकिन जब ओजस और ध्रुव बेहोश थे तब सोनाली ने उन दिनों इनकी सेवा की थी, इसलिए ओजस और ध्रुव सोनाली का एहसान उतारने के लिए पिट्टौरी आने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ओजस को लगा कि शायद नुपुर को इस तरह ओजस का सोनाली के वहां जाना अच्छा न लगे, पर ध्रुव ने नुपुर को मनाने की और समझाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। पर इसके साथ साथ ध्रुव ने ओजस से कहा कि वो लोग देविका को साथ नहीं लेकर जाएंगे। ध्रुव और ओजस रात में ही पिट्टौरी जाने के लिए निकल गए। बस दिक्कत ये थी कि पिट्टौरी जाने वाली बस जब पिट्टौरी पहुंचती है तब पिट्टौरी गांव में अंदर जाने का दरवाजा बंद हो जाता था। ओजस ने ध्रुव से कहा, पहले पिट्टौरी पहुंचते हैं, फिर देखा जाएगा। हम रात दरवाजे के बाहर बिता देंगे और चक्र दिया पास में रख देंगे। अगर कोई गड़बड़ है तो दिया बज उठेगा। बस पिट्टौरी आकर रुकी। ओजस और ध्रुव बस से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा सोनाली हाथ में लालटेन लिए ध्रुव और ओजस का इंतजार कर रही थी। जब ध्रुव ने सोनाली को लालटेन के साथ देखा तो उससे चौरंगा की डायन याद आ गई। ध्रुव को देखकर सोनाली ने कहा, कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा, अब चलो। तभी टर्न लेते हुए सोनाली का पैर मुड़ गया और ध्रुव ने सोनाली को गिरने से बचा लिया। पर सोनाली को बचाते हुए ध्रुव भी अपना बैलेंस खो बैठा। ये देखकर ध्रुव ने सोनाली से कहा, तुम मोटी हो गई हो, चीज पनीर वगैरह कम खाया करो। बस सोनाली भड़क उठी और उसने ध्रुव के पैर पर अपना पैर जोर से मारते हुए कहा, चुप रहो, माचिस की तीली जैसे इंसान। इतना कहकर सोनाली चुपचाप आगे निकल गई। ध्रुव को समझ नहीं आया कि आखिर उसने गलत क्या कहा था। सोनाली पहले से मोटी हो गई थी, मगर ओजस ध्रुव की बात पर हंसता ही रहा, क्योंकि वो जानता था कि सोनाली को ध्रुव ने जो मोटी कहा था उस बात का बुरा लग गया था। जब सोनाली ध्रुव और ओजस को लेकर घर आई तो जिगर वहीं बैठा हुआ था और जैसे ही जिगर ने ओजस और ध्रुव को घर में आया हुआ देखा तो जिगर भड़क गया। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें सोनाली ने बुलाया है तो पहले ही कह देता हूं, निकल जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता? पर इस बार मैं अवंती के लोगों को बताकर रहूंगा कि पिट्टौरी ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। इतना कहते हुए जिगर वहां से निकल गया, मगर ओजस और ध्रुव को समझ नहीं आया कि मामला क्या है। तब सोनाली ने पूरी बात समझाते हुए कहा, असल में ये सारा झगड़ा पिट्टौरी और अवंती के बीच में पड़ रहे कब्रिस्तान को लेकर है। बरसों पहले ये जमीन पिट्टौरी की ही थी, लेकिन समय के चलते थोड़े बहुत भौगोलिक बदलाव के कारण अब वो जमीन अवंती के पास है। और जब पिट्टौरी के लोगों ने अवंती के लोगों से कब्रिस्तान की जमीन वापस करने के बारे में कहा तो पता नहीं वहां कहां से एक तांत्रिक आ पहुंचा और उसके कहने पर अवंती वालों ने पिट्टौरी के लोगों को कह दिया कि वो लोग मरकर भी कब्रिस्तान की जमीन पिट्टौरी को नहीं लौटा पाएंगे, चाहे फिर उसके लिए लड़ना पड़े या मरना पड़े। नो मीन्स नो। सोनाली की बात सुनकर ध्रुव ने पूछा, क्या उस तांत्रिक का नाम कोपिश सिंधुया है? ध्रुव के मुंह से कोपिश का नाम सुनते ही सोनाली बोल पड़ी, हां, पर तुम्हें कैसे पता? इससे पहले कि ध्रुव सोनाली की बात का कोई जवाब देता, ओजस ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी जिगर के साथ जाना चाहिए? हम भी तो देखें कि आखिर वो तांत्रिक कोपिश सिंधुया है कौन। ध्रुव ओजस का इशारा समझ गया और दोनों जिगर के पीछे पीछे अवंती जाने के लिए निकल गए। ध्रुव और ओजस जब अवंती पहुंचे तो उन्होंने देखा अवंती और पिट्टौरी की सरहद पर लोग हाथ में तलवार, चाकू, जंजीरें लेकर लड़ने के लिए तैयार थे। जिगर ने जब ओजस और ध्रुव को देखा तो वो बोल पड़ा, सब लोग सुन लें, हमारे साथ तांत्रिक शास्त्रार्थ का जानकार और एक चक्र दिया धारक भी है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए तो हम तांत्रिक मुकाबला भी कर सकते हैं। इतना कहते हुए जिगर ने ध्रुव को आगे कर दिया।
ध्रुव ने अवंती के लोगों से कहा, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि यहाँ पर सिंधु परिवार के पूर्वजों को दफनाया गया है, तो वो इस जमीन से अपना हक कैसे जाने दें। ध्रुव की बात से एग्री होते हुए अवंती के एक बुजुर्ग ने आगे आकर अपनी बात कहना शुरू की। तुम्हारी बात सही है, पर यहाँ हमारे भी तो कुछ लोगों को दफन किया गया है, तो अब उनका क्या। बूढ़े की बात सुनकर ध्रुव सोच में पड़ गया। तो जिगर ने ध्रुव को हकीकत समझाते हुए धीरे से कहा, देखो, तुम ज्यादा न्याय करने की कोशिश मत करो। सच तो ये है कि यहाँ कब्रिस्तान में जो भी मेरे पूर्वज लेटे हुए हैं उनके पास बहुत सोना चांदी है और वो मुझे चाहिए। पर दिक्कत ये हो गई कि अवंती वालों को भी इस खजाने के बारे में पता चल गया है और ऊपर से जो तांत्रिक उन्हें सपोर्ट कर रहा है वो बड़ा ही खतरनाक है। इसलिए ये अवंती वाले बहुत फुदक रहे हैं। जिगर की बात सुनकर ध्रुव भी 2 पल के लिए सोच में पड़ गया, जबकि ओजस का दिमाग एक अलग ही दिशा में सोचने लगा। जहां तक ओजस को याद आया, उसने अवंती की भूमि और पिट्टौरी की भूमि के बारे में अच्छे से पढ़ाई की थी और किताब के मुताबिक यहाँ कोई कब्र थी ही नहीं। पर हाँ, ये अवश्य मेंशन किया गया था कि यहाँ खजाना गाड़ा गया था। जब ओजस अपनी बात रख रहा था तब सेम बात वो बूढ़ा भी सोच रहा था, जिसने आकर कहा था कि इस विवादित भूमि में उनके भी कुछ लोगों को दफनाया गया है। आखिर में ओजस ने अपनी राय रखते हुए कहा, देखिए, ऐसे झगड़े करने से कोई मतलब नहीं है। इस जगह में पूर्वजों की कब्र है या खजाना, इन सब बातों का पता लगाने का एक ही रास्ता है। हम सब साथ में अंदर जाते हैं और देखते हैं। ओजस की बात तो सही थी, पर अवंती वाले एक बात का मन बना चुके थे, खजाना उनका है। इसलिए अवंती की ओर से एक जवान ने आकर कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अंदर जो भी मिलेगा वो सब हमारा होगा, क्योंकि आज की तारीख में ये कब्रिस्तान अवंती का हिस्सा है। टेक्निकली देखो तो उनकी बात गलत नहीं थी। तो ओजस ने दूसरा ऑप्शन देते हुए कहा, एक और काम हो सकता है। 5 लोग पिट्टौरी के और 5 लोग अवंती के मिलकर जाएं और देखें कि अंदर खजाना है भी या नहीं, क्योंकि कभी कभी लोग अफवाह भी फैलाकर रखते हैं कि खजाना है, पर वहां खजाना नहीं होता। अगर खजाना हुआ तो भी क्या पता पहले ही किसी ने उसे लूट लिया हो और आप सब आपस में ही लड़ रहे हों। ओजस की बात में लॉजिक था और सॉल्यूशन भी, लेकिन अवंती के लोगों को यह मंजूर नहीं था। आखिरकार ओजस ने भी बोलना या सजेशन देना बंद कर दिया। पूरा दिन बहस में निकल गया, लेकिन कोई भी अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं था। दोनों पक्ष ने कब्रिस्तान के आसपास अपने अपने तंबू लगा दिए। रात के 10 बजे होंगे कि जिगर ने ध्रुव और ओजस को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे पक्का विश्वास है रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए अवंती वाले कब्र को लूटने के लिए कब्रिस्तान में घुसेंगे। तो मैंने भी प्लान बनाकर रखा है। जैसे ही वो लोग अंदर आ जाएंगे, मैं और मेरे साथी भी उनके पीछे पीछे जाएंगे। तुम दोनों भी साथ आना और जब हम इन अवंती वालों को धूल चटा देंगे तब तुम्हें भी खजाने का 20% मिल जाएगा। जिगर की बात सुनकर ओजस और ध्रुव एक दूसरे को देखने लगे। वो लोग यहाँ पैसे के लिए थोड़ी ना आए थे, उन्हें तो बस कोपिश सिंधिया को मिलना था, क्योंकि ध्रुव और ओजस दोनों को पक्का विश्वास था कि कोपिश अवंती के लोगों के साथ कब्र में जाएगा ही जाएगा। ओजस और ध्रुव दोनों जिगर के साथ जाने वाली बात पर एग्री हो गए, लेकिन ध्रुव ने जिगर से पूछा, क्या तुम्हारे पास हथियार है? जिगर ने धीमी आवाज में बताया, उनके पास 1-2 बंदूक है, पर ज्यादा नंबर में 2 धारी तलवार हैं और कुछ खास तरह के तैयार किए हुए चाकू हैं जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में हमेशा काम आते हैं। जिगर की बात सुनकर ओजस और ध्रुव की आंखें मिली। दोनों ने आंखों ही आंखों में डील डन करते हुए सोच लिया कि इतने हथियार और उनकी तंत्र मंत्र की शक्ति से वो अपना परचम लहरा देंगे। जिगर के जाने के बाद कुछ देर में ध्रुव और ओजस सो गए, लेकिन रात के 3 बजे जिगर ने आकर ओजस और ध्रुव को जगाते हुए कहा, चलो हमें जाना होगा। ध्रुव और ओजस 5 मिनट में तैयार होकर अपना झोला लेकर जिगर के साथ चल दिए। जब वो लोग कब्र के भीतर गए तो वहां हरे रंग का पानी था। जिगर ने बताया, इस हरे पानी के कारण लोग अवंती को हरे पानी की नगरी भी कहते हैं। थोड़ी देर पानी में चलने के बाद अचानक से ओजस ने जिगर से कहा,
रुको, ओजस ने दीवार पर बनाया हुआ निशान दिखाते हुए कहा। देखो, ये निशान ताजा बना हुआ है, मतलब कि वो लोग हमसे आगे हैं और हमें गुमराह करने के लिए नया निशान बनाया है। ओजस की बात से एग्री होते हुए जिगर ने अपने सिंधु परिवार के लोगों को और साथियों से कहा, सब लोग सावधान रहना और याद रहे, हम लोग पहले हमला नहीं बोलेंगे। हमारा फोकस लड़ाई नहीं, खजाना है। सभी लोग सही निशान ढूंढते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। तभी ध्रुव ने अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करते हुए कहा, ये कब्रिस्तान जिसने भी बनाया है उसने बड़ी चालाकी से बनाया है और मुझे लगता है जब लुटेरे यहाँ लूट मचाने आते होंगे तब ये पानी भर जाता होगा। ओजस ने भी सेम बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे जहाँ कब्र बनाई जाती है वहाँ पानी नहीं होता, मगर यहाँ पानी है, मतलब साफ है यहाँ कोई कब्र नहीं है। बस ये एक कब्र का ढांचा है ताकि वो लोग कब्र के नाम पर ही हीरे मोती यहाँ छिपा सकें। सभी लोग आगे चलते जा रहे थे। हरा पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। कब्र के भीतर कई पेड़ दिख रहे थे, तो कुछ पेड़ों की जड़ें पत्थर तोड़कर कब्र के अंदर आ चुकी थी, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि कब्र के ऊपर घना जंगल है। तभी अचानक से कब्र में हजारों घोड़े चले आ रहे हों ऐसी आवाज सुनाई देने लगी और जिगर चिल्ला उठा, सब लोग अपने घुटने पर आ जाओ, सर नीचे रखना, काल कल की अश्वनाथ की सेना आ रही है। मगर जिगर की बात किसी को समझ में नहीं आई, तो जिगर ने समझाया कि अगर अश्वनाथ ने तुम्हें उसके सामने सर उठाए देख लिया तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। जिगर की बात सुनते ही सभी लोगों ने अपने सर झुका लिए, मगर ध्रुव इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। इसलिए जब काल कल की अश्वनाथ की सेना आई तो ध्रुव ने अपनी नजरें नहीं झुकाईं और अश्वनाथ की आंखों में आंखें डालकर देखा। पर तब पता नहीं क्या हो गया, ध्रुव को लगा कि अश्वनाथ का चेहरा बिल्कुल ध्रुव की तरह ही था। ये देखकर ध्रुव चौंक गया और उसने जब ये बात बताई तो जिगर जोर जोर से हंसने लगा और उसने ध्रुव से कहा, मैंने पहले ही कहा था पर तुम नहीं माने। अश्वनाथ तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले गया, अब बस तुम एक शरीर के रूप में ही बचे हो। ये बात सुनकर ध्रुव डर गया। तो क्या जिगर ने जो कहा वो सच था? कैसे छुड़वाएंगे ध्रुव और ओजस अश्वनाथ से ध्रुव की आत्मा को? डायन वाली कहानी, ऐ स्त्री तो कल आना। जिगर ने जैसे ही कहा कि अश्वनाथ ध्रुव की आत्मा चुराकर अपने साथ ले गया, ओजस ने ध्रुव को हिम्मत दिलाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ध्रुव। और रही बात अश्वनाथ और तुम्हारे चेहरे के एक जैसे होने की, तो दुनिया में 7 लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे हूबहू मिलते हैं। ओजस की बात सुनकर ध्रुव को थोड़ी राहत हुई, मगर जिगर ने अपना पॉइंट नहीं छोड़ा। जिगर ने ओजस से कहा कि वो गलती कर रहा है। अगर अनंत को ये बात पता चली तो क्या मुंह रह जाएगा ओजस का अनंत के सामने। लेकिन ओजस ने फिर भी अपने पॉइंट को पकड़े रखा और जिगर से कहा, तुम्हें जिससे जाकर जो भी बात करनी है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए मेरा भाई मेरा ध्रुव इंपॉर्टेंट है। और हाँ जिगर, तुम मुझे धमका कर ये साबित नहीं कर सकते कि अब सिंधु लोग चक्रदिया धारकों से ज्यादा जानने लगे हैं। तुम अपने गांव वालों को धमका सकते हो पर मुझे नहीं। ध्रुव ओजस की बात सुनता ही रहा। जब ध्रुव ने चक्रदिया कंपटीशन के लिए ओजस से कहा था कि वो शॉर्टकट अपना ले, तो ओजस ने साफ साफ ना कहते हुए कहा था कि उसे अपने पापा के नाम का ध्यान रखना है। पर जब बात ध्रुव की आई तो ओजस ने जिगर से पंगा लेने तक की तैयारी दिखा दी। ध्रुव को सच में लगा कि आज उसकी जिंदगी में जो रघु की जगह थी वो ओजस ने ले ली थी। ओजस जिस तरह बोल रहा था, जिगर समझ गया कि अब ओजस को ज्यादा उकसाना ठीक नहीं होगा, तो सब चुपचाप चलने लगे। ओजस ने देखा जिगर बार बार आसपास देखे जा रहा था, मतलब साफ था जिगर का कोई तो बंदा था जो जिगर के लिए कुछ न कुछ सुराग छोड़कर आगे जा रहा था। हो सकता है कि वो अवंती वाला ही हो, पर जिगर ने उसे पैसे देकर अपनी साइड कर लिया हो। ओजस ने धीरे से ध्रुव को बताया, ये जिगर बड़ा ही चालू है। उसने हमें बताया नहीं है, पर मुझे लगता है कि जिगर के कुछ आदमी आगे भी हैं
और वो जिगर के लिए क्लू छोड़कर आगे जा रहे हैं। ओजस की बात सुनकर ध्रुव ने भी जिगर की मूवमेंट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ध्रुव को भी लगा जिगर बहुत खतरनाक है और वो बहुत ही एम्बिशियस है। वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर जिगर को ध्यान से देखा जाए तो पहले जिगर ने सिंधु परिवार के मुखिया बनने के लिए बहुत से दांव पेच खेले। फिर सिंधु परिवार का खजाना पाने के लिए झूठ और गुंडों का सहारा लिया और अब वो सिर्फ और सिर्फ अपना पावर बनाए रखने के लिए खजाना लूटने के लिए निकल पड़ा है। जिगर ना तो अपने दिए हुए वचन को निभाने में मानता है और ना ही वो रिश्ते नाते देखता है। ऐसे इंसान का भरोसा करना, उसके साथ आना और उसका साथ देना सब कुछ खतरे से खाली नहीं था। तभी ओजस की नजर एक जगह पर गई जहां एक छोटा सा सोने का सिक्का गिरा हुआ था। ओजस ने देखा वहीं पर एक छोटा सा रास्ता था जो नीचे की ओर जाता था, पर उस रास्ते से केवल एक ही इंसान अंदर जा सकता था। जिगर का भी उस समय उस रास्ते पर ध्यान गया। जिगर ने अपने साथियों से पूछा, किस किस के पास बंदूक है और कौन कौन नीचे जाना चाहता है? बात साफ थी, अगर नीचे कोई खतरा भी होता तो बंदूक के कारण अपना बचाव करना आसान हो जाता है। जिगर के कहने की देरी थी, एक के बाद एक सिंधु परिवार के लोग नीचे जाने लगे। किस्मत से वहां एक अवंती वाला बंदा फंसा पड़ा था। बस सब ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और पूछने लगे, बता कितने लोग आए हैं अवंती से? क्या प्लान है? तुम यहाँ अकेले कैसे आ गए? हथियार कितने हैं? बंदूकें कितनी हैं? बताओ। लेकिन इन सब सवालों से हटकर ध्रुव ने सवाल किया, क्या तुम्हारे साथ तांत्रिक कोपिश सिंधिया भी आया हुआ है? कोपिश का नाम सुनते ही आदमी ने बताया, कोपिश जी हमारे मेहमान हैं। उन्होंने हमें वचन दिया है कि अगर अवंती वालों की जान पर बन आई तो वो हमारी मदद करेंगे ही करेंगे। पिछले कितने समय से ध्रुव और ओजस को कोपिश सिंधिया से मुलाकात करनी थी। वो दिन अब आ पहुंचा था, लेकिन कोपिश ने अवंती को ही क्यों चुना? कहीं इसलिए तो नहीं कि अवंती एकदम चौरंगा की तरह था? पता नहीं कहां से, पर ध्रुव के मन में सवाल उठा, कहीं इस कोपिश का चौरंगा से कोई रिश्ता नाता तो नहीं? कहीं वो चौरंगा के किसी परिवार से तो नहीं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि चौरंगा में उसके साथ कोई दुर्घटना या अन्याय हुआ हो और वो उसी बात का बदला लेना चाहता हो? ये सोचते हुए ही ध्रुव को अपने पूरे शरीर में एक कंपन महसूस हुई। ध्रुव ने मन ही मन सोचा कि हो सकता है कि कोपिश कोई बड़ी विधि करने जा रहा है और उसके लिए उसे बहुत सी कब्र से आत्मा चुरानी पड़ रही है और खजाना लूटना पड़ रहा है और एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ रहा है। त्रिशूल का चक्र बनाना, लोहे के चक्र को जागृत करना, चौरंगा के पानी में हैजा का फैलाना और मेल मसिया में कुल देवी को हटाना, काले कपड़े वाली लेडी का लोगों की बलि चढ़ाना। अब ध्रुव को हर बात एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आ रही थी। लेकिन जिगर को इस पल यह चिंता नहीं थी कि कोपिश यहाँ आने वाला था। जिगर को एक ही चिंता थी कि आखिरकार अवंती के लोगों को इस खजाने के बारे में पता कैसे चला, किसने बताया? जिगर ने अवंती के पकड़े हुए लड़के से पूछा, क्या ये सब उस तांत्रिक कोपिश सिंधिया ने किया है? लड़के ने बताया कि सबसे पहले तो कोपिश ने ये बात अवंती के मुखिया को बताई थी और मुखिया जी को बात सही लगी। और बात सही क्यों न लगती, बरसों से अवंती में किसी ने 2 समय भरपेट खाना नहीं खाया था। गरीबी और लाचारी इतनी थी कि लोग भीतर ही भीतर टूट चुके थे। लोगों ने अपनी हिम्मत और जीने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। ऐसे में जब तांत्रिक कोपिश ने आकर खजाने की बात कही तो हर एक के मन में जीने और सुनहरे भविष्य की उम्मीद जाग उठी। हर कोई तांत्रिक कोपिश और मुखिया जी का साथ देने के लिए तैयार हो गया। अब सबके सामने खेल खुला था, किसी से कोई बात छुपी नहीं थी। जिगर ने तुरंत ही अपने एक आदमी से कहा, मयंक जाकर अपने और लोगों को लेकर आओ। अब हम चुप नहीं रह सकते। अब तो हमें इन अवंती वालों को सबक सिखाना ही होगा और साथ में जितने भी हथियार हैं, गन, चाकू, तलवार, सब ले आना। इससे पहले कि मयंक बाहर जाता, ध्रुव ने जिगर से कहा, नहीं जिगर,
मेरे हिसाब से तुम जो सोच रहे हो वो सही नहीं रहेगा। वैसे भी रात होने आई है। अगर मयंक जाकर लोगों को लेकर भी आता है तो भी तुम्हारे अंदर अंदर लड़ने झगड़ने के कारण कब्र में पानी भरने लगेगा और कोई बच नहीं पाएगा। मेरी बात मानो और सब वापस चलो और कल सुबह फिर से आना। मगर जिगर अब अपनी जिद पर अड़ गया था। जिगर ने ध्रुव से कहा, देखो, तुम ये सब बोल सकते हो क्योंकि तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, तुम बाहर के हो, इसलिए तुम हमारी फीलिंग्स कभी नहीं समझोगे। अगर तुम और ओजस वापस जाना चाहते हो तो चले जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। पर अब हम पीछे कदम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है, हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। हम सभी 5-7 हैं। अगर वो लोग 10-20 हुए तो भी हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे और हमारी मौत की खबर किसी को नहीं लगेगी। लेकिन हम अगर 20-40 होंगे तो हम हमारे दुश्मन को आसानी से सबक सिखा सकते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं कि अपने हक के लिए कैसे लड़ा जा सकता है। ध्रुव और ओजस को एक बात तो समझ में आ गई थी कि जिगर बड़ा ही स्वार्थी और लालची बंदा था। वो पैसे और पावर के लिए कुछ भी कर सकता था। ध्रुव ने जिगर को बताया, तुम हमें अपने आप जाने के लिए कह रहे हो, लेकिन इस जगह की बनावट ऐसी है कि हम चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वैसे तुम मयंक को यहाँ से बाहर कैसे भेजते? जिगर ने मुस्कुराते हुए कहा, मयंक सिंधु है और हम सिंधु परिवार के लोगों को ऊपर उठाने के लिए अपने कंधे देते हैं, पर सिर्फ सिंधुओं को। ध्रुव और ओजस जिगर को चाहकर भी कुछ नहीं कह सकते थे। तभी जिगर ने मयंक से जल्दी जाने के लिए कह दिया और मयंक दूसरे सिंधुओं की मदद से आसानी से बाहर निकल गया। जिगर ने फिर अपना दूसरा प्लान बताते हुए कहा कि सबको अलग अलग होकर खजाना खोजना चाहिए। जिगर ने ध्रुव और ओजस को बताया, तुम दोनों भी अपनी तरह से अपना अलग अलग रास्ता पकड़ लो। जिगर की बात सुनते ही ओजस बोल पड़ा, और अगर हमें रास्ते में अवंती वाले लोग मिल गए तो वो तो हमें मार ही डालेंगे। मगर ओजस की बात का जवाब देते हुए जिगर ने बताया, वो लोग जानते हैं कि तुम सिंधु नहीं हो और ना ही तुम यहाँ खजाने के लिए आए हो। इतना कहते हुए जिगर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम दोनों तो यहाँ कोपिश सिंधिया के लिए आए हो ना? पहले दिन से तुम कोपिश को ही मिलना चाहते थे, तो क्या पता तुम्हें वो यहाँ कहीं मिल जाए, और अगर नहीं मिला तो भी तुम अपने आप यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तो खोज ही लोगे। ओजस और ध्रुव ने विदा लेते हुए जिगर से कहा, सही कहा, पिटौरी में घर पर मिलते हैं। इतना कहते हुए ओजस और ध्रुव वहां से निकल पड़े। ओजस और ध्रुव दोनों को पता था कि अब उन्हें अंधेरे में तीर ही चलाना था, क्योंकि यहां से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था और जिस तरह से दीवार पर निशान बने हुए थे, कुछ ही पल में उनका सामना अवंती वालों से होना तय था। ध्रुव ने ओजस से कहा, अब क्या करें? हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर ओजस हंस पड़ा और उसने ध्रुव से कहा, तुम्हारे पास इच्छा पूर्ति पत्थर है, आईने का जादू है, तंत्र शक्ति है, फिर क्यों चिंता कर रहे हो? लेकिन ध्रुव ने उदास होकर कहा, पर मेरे पास मेरी आत्मा नहीं है। मुझे बताओ, क्या जिगर सही कह रहा था? मुझे काल कल की अश्वनाथ की आंखों में आंखें डालकर देखना नहीं चाहिए था ना? ध्रुव की बात सुनकर ओजस ने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ना बहुत सोचते हो और जिगर जैसों की बात पर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर काल कल की अश्वनाथ ने कुछ किया भी है तो मैं तुम्हारी आत्मा उससे छीन कर ले आऊंगा, इसलिए तुम निश्चिंत रहो और फिलहाल यहां से बाहर निकलने के बारे में सोचो। तभी ओजस ने देखा आगे जाने के 2 रास्ते थे और दीवार पर पहले रास्ते की ओर जाने का निशान बना हुआ था। ओजस और ध्रुव दोनों ने निशान देखा। दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और दोनों एक साथ बोल पड़े, चाचू ने कहा है, सामान्य केस में हर कोई पहला रास्ता ही चुनता है, पर तुम्हें दूसरे रास्ते से आना चाहिए। दोनों ने खुशी खुशी दूसरा रास्ता चुना और आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे ओजस और ध्रुव
आगे बढ़ते जा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ये जगह खजाना छुपाने के लिए ज्यादा बेहतर है। कुछ ही पल में ध्रुव और ओजस एक रूम के पास आ पहुंचे और जैसे ही उन्होंने उस रूम में प्रवेश किया, वहां कुछ रेशमी कपड़े, रेशम के धागे से बनी हुई किताबें और कुछ पेंटिंग मिली जो सदियों पुरानी थी, जिसे देखकर ओजस बहुत खुश हो गया। ओजस ने कहा, वो सब पागल हैं जो सोने और चांदी के लिए लड़ रहे हैं। असली खजाना तो ये है, पेंटिंग, जो पूर्वजों की बातें, उनके जीने का तरीका, खाना, कपड़े और रहना बताती है। ओजस एक पेंटिंग को हाथ लगाना ही चाहता था कि तभी एक आवाज आई, रुको, ये सब तुम्हारा नहीं है, इसलिए उन्हें गलती से भी हाथ नहीं लगाना, वरना तुम अंजाम जानते हो। ओजस और ध्रुव ने मुड़कर देखा, किसकी थी वो आवाज? क्या वो कोपिश सिंधुआ था या कोई और? जानने के खजाने की खोज और मोहब्बत की नोक झोंक। ध्रुव और ओजस के बहादुरी के किस्से। कहानी का नाम है ऐ स्त्री तू कल आना। ओजस ने मुड़कर देखा कि किसने ओजस को रोकना चाहा था। वो एक 40 साल के आसपास का आदमी था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। वो जानता है कि उसे क्या करना है और उसने जिस चीज को पाने का संकल्प लिया वो उसे पाकर ही रहेगा। ध्रुव ने उस आदमी को देखते ही पूछा, क्या तुम कोपिश सिंधुआ हो? ध्रुव का सवाल सुनते ही कोपिश ने कहा, और तुम ध्रुव हो, अच्युतचारण के पोते और केशव के बेटे? कोपिश सिंधुआ के मुंह से अपने पूरे परिवार के बारे में सुनते ही ध्रुव को पक्का यकीन हो गया कि हो ना हो कोपिश का चौरंगा से कोई ना कोई नाता जरूर है। ध्रुव ने कोपिश से कहा, तुम ये सब कैसे जानते हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? ध्रुव की बात सुनकर कोपिश हंसने लगा। हंसते हुए उसने ध्रुव से कहा, मुझे तुम्हारा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है ध्रुव, क्योंकि मुझे मेरा रास्ता, मेरी मंजिल, मेरा लक्ष्य और मेरा शिकार सब पता होता है। वैसे मैंने तुम्हें मेरा सही परिचय नहीं दिया। मेरा असली नाम अवधूत है, अवधूत चारण। मैं चौरंगा से ही हूँ और तुम्हारे परिवार का हिस्सा भी हूँ। तुम्हारे दादाजी की बहन चारुलता के बेटे संजय का बेटा। ध्रुव अपने सामने खड़े अवधूत को देखता ही रह गया। उसे याद आ गया, जब वो छोटा था तब एक बार अच्युतचारण ने उसे अवधूत के बारे में बताया था। अवधूत बड़ा ही होशियार लड़का था और उसे तंत्र विद्या एक बार सिखाई तो वो उसमें हमेशा आगे निकल जाता था। कहीं पर भी भूत हो, आत्मा हो और खास करके डायन और पिशाचनी हो, अवधूत के कदम पड़ते ही सारे लोग भाग जाते थे। अवधूत जब 22 साल का था तब उसने सारी विद्या हासिल कर ली थी। अवधूत के मन में इच्छाधारी पत्थर को पाने की ख्वाहिश भी थी। एक बार अवधूत ने एक डायन को पकड़ लिया और कहा, अगर तुम मुझे तुम्हारे बाल काट कर तुम्हारी चोटी दे देती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। डायन भी बड़ी चंट थी। उसने अवधूत से कहा, मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम्हें मेरी चोटी चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ रिश्ता बनाना होगा। पर यह अवधूत नहीं कर सकता था। अवधूत को भी 28 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना था। तो डायन ने अवधूत से कहा कि अगर अवधूत डायन के सामने बिना कपड़ों के आता है और डायन सिर्फ उसके शरीर पर अपनी नजर भी डाल देती है तो वो अवधूत को अपने बाल काटकर दे देगी। अवधूत ने तुरंत ही डायन की बात मान ली और वो डायन के सामने बिना कपड़ों के आ गया। पर वो नहीं जानता था कि ये डायन की चाल थी। डायन ने अवधूत को बेहोश कर दिया और वो अवधूत के सारे कपड़े लेकर भाग गई और अवधूत के शरीर पर अपनी चोटी रख दी। जब अच्युत ने यह देखा तो उन्हें लगा कि अवधूत 28 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला नियम निभा नहीं पाया, तो उन्होंने अवधूत को वहां से जाने के लिए कह दिया। ऐसे अवधूत को भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके पास डायन की चोटी आ चुकी थी। अवधूत डायन की चोटी के साथ कई तरह की तंत्र मंत्र की विधियां करने लगा
और सिद्धियां हासिल करने लगा, मगर अच्युतचारण ने उसे फिर भी कभी वहां मान सम्मान या प्रेम नहीं दिया। ध्रुव अवधूत को देखता ही रहा। अवधूत ने ध्रुव से कहा, तो इस हिसाब से रिश्ते में तुम्हारा भाई लगता हूं, बड़ा भाई, और इस नाते मैं तुमसे और चक्रदिया धारक ओजस से कहना चाहता हूं कि इस रेशम के धागे से बनी किताब और पेंटिंग को हाथ नहीं लगाना। वो मेरे हैं। उन्हें पाने के लिए मैंने बहुत सालों का इंतजार किया है। कई गांवों को पहले आबाद किया और फिर बर्बाद किया और फिर मजबूर किया। इतना कहते हुए अवधूत ने रेशम से बनी हुई 3 छोटी किताबें अपने कब्जे में ले ली। ओजस ने जब अवधूत को रेशमी किताब जेब में रखते हुए देखा तो वो अवधूत से सवाल पूछे बगैर रह नहीं पाया। क्या इस जगह में यही खजाना है? सोना चांदी जैसा कुछ भी नहीं है? अवधूत ओजस की ओर देखता रहा और फिर उसने ओजस के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुमने सही बात पकड़ी है ओजस। मैंने ही ये अफवाह फैलाई थी कि यहाँ बहुत खजाना है, इसलिए इतने सारे लोग यहाँ आए और जितने भी कब्र के अंदर जाल थे उन्हें पार करते गए, मरते गए, और जब सारे जाल खत्म हो गए तो मौत का खतरा नहीं रहा और मेरा रास्ता साफ हो गया। वैसे भी अगर कोई यहाँ आकर इन रेशमी किताब को या पेंटिंग को देखता है तो उन्हें इनकी सच्ची कीमत कहाँ समझ में आती है। हाँ, ये बात और है कि तुम जौहरी की नजर रखते हो। ओजस को लगा अवधूत कितनी सही बात कर रहा था। लोगों को खजाना मतलब हीरे मोती ही दिखते हैं। आज अवधूत ने जिगर को अच्छा सबक सिखाया था। सबको अपनी उंगली पर नचाने वाले जिगर को यह पता ही नहीं था कि अवधूत ने आज जिगर को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया था। ओजस को अवधूत की बातों से यह भी अंदाजा हो गया कि तेजस के पास कोपिश सिंधुआ यानी कि अवधूत चारण की इंफॉर्मेशन कैसे थी। कैसे उसे पता कि अवधूत के आगे का प्लान क्या था, क्योंकि तेजस को अवधूत ने शिक्षा दी थी। अवधूत ने ध्रुव से कहा, अब मेरे जाने का समय हो गया है। अवधूत ने ध्रुव को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैं तंत्र शास्त्र की कुछ पुरानी तकनीक और मैंने खुद जो तकनीक अर्जित की है उसे मिलाकर एक बहुत ही बड़ी शक्तिशाली तंत्र विद्या की शुरुआत करने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो विद्या सिखा सकता हूँ, पर अब इसमें तुम्हारे दादाजी की कितनी हाँ होगी मुझे नहीं पता। इतना कहते हुए अवधूत वहां से निकल गया। ओजस ने देखा 1-2 रेशम की बुक अभी भी वहां पड़ी थी जिसमें कुछ पेंटिंग बनी हुई थी। ओजस ने तुरंत ही उन्हें अपने झोले में डाल दिया और ध्रुव से कहा, मुझे लगता है हमें भी यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। अवधूत के कारण उन्हें बाहर जाने का रास्ता पता चल गया था। दोनों ही जल्दी से बाहर आ गए। बाहर अंधेरा था, पर अच्छी बात यह थी कि यहाँ कोई खतरा नहीं था। ओजस और ध्रुव धीरे धीरे जंगल को पार करते हुए पिट्टौरी आ पहुंचे। जब दोनों ने पिट्टौरी की सरहद में कदम रखा तो सुबह हो चुकी थी। ओजस और ध्रुव दोनों ने अपने कदम सोनाली और जिगर के घर की ओर तेज किए। दोनों जानना चाहते थे कि आखिर जिगर और दूसरे लोगों का क्या हाल था। मगर जब ध्रुव और ओजस घर के पास पहुंचे तो वहां बहुत से लोगों की भीड़ जमा थी। इससे पहले कि ध्रुव और ओजस कुछ समझ पाते, सोनाली उन दोनों को चुपके से घर के पीछे के रास्ते से अंदर ले आई। सोनाली ने ध्रुव और ओजस को सूचना देते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग अपना मुंह बंद रखोगे। इतना कहते हुए सोनाली वहां से निकल गई। अब ओजस और ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि सोनाली क्या बात कर रही थी और किस बारे में उन्हें अपना मुंह बंद रखना है। तभी 5-7 औरतों की छाती पीटने की, जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। ओजस और ध्रुव ने खिड़की से नीचे देखा तो वहां आंगन में 15 से 20 लाशें पड़ी हुई थीं और औरतें जिगर को कहे जा रही थीं, मार डाला रे, तूने हमारी दुनिया उजाड़ दी, अब हम क्या खाएंगे। जिगर उन सभी को समझाना चाहता था कि किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसने भी अपने परिवार के सदस्य खोया है उनके परिवार की जिम्मेदारी जिगर की होगी। मगर लोग जिगर की एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सब मर गए और तुम बच गए, ऐसा कैसे? तुमने ही उन्हें मार डाला है। और वो खजाना कहाँ है जिसे लेने गए थे?
अपनी तिजोरी में भर दिया क्या? अब हमें तुम पर भरोसा नहीं है। जिगर लोगों को समझा समझा कर थक गया। वहां भीतर जाल बिछे हुए थे और लोग उस जाल से बचकर बाहर नहीं निकल पाए। कुछ जगह पानी भर गया, कुछ जगह पर तीर चले तो कहीं पर सांप ने काट लिया, लेकिन कहीं पर भी खजाना नहीं मिला। यहां तक कि जिगर ने लोगों को याद दिलाते हुए कहा, ओजस ने पहले ही कहा था कि हो सकता है ये किसी ने अफवाह फैलाई हो कि अंदर खजाना गड़ा है, और वैसा ही हुआ। पर कोई भी जिगर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि अब उनके दिलों में जिगर के प्रति मान या डर कुछ नहीं बचा था। ओजस और ध्रुव को लगा कि इससे पहले कि लोग ओजस और ध्रुव को भी जिगर का साथी और क्राइम पार्टनर समझकर मारने लगे, बेहतर होगा कि वो लोग पिटौरी से निकल जाएं। मगर अभी तो ड्रामा शुरू हुआ था। सोनाली ने आकर ओजस और ध्रुव से कहा, देखो, अगर तुम अभी यहां से भागने के बारे में सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। सभी लोगों ने तुम दोनों को देखा है, इसलिए तुम दोनों रात के अंधेरे में ये अपना हुलिया बदल कर यहां से निकलना, क्योंकि अवंती वाले तो बुरी तरह से खून खराबे पर उतर आए हैं। तभी ओजस और ध्रुव के कानों पर जिगर के खिलाफ नारे सुनाई दिए। हमें हमारे लोग चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे लोग जो मरे हैं हमें उनकी अंतिम विधि के लिए पैसे चाहिए, उनके परिवार वालों के लिए पैसे चाहिए। ये सब जिगर की गलती है। सभी लोग, चाहे वो अवंती के हों या पिटौरी के, सिंधु परिवार से हर कोई जिगर के खिलाफ अपना मोर्चा लगाए खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मण की आत्मा, सुरेश की आत्मा और वहां हर एक इंसान जिसे जिगर ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके मरवा दिया था, वो हर कोई आज जिगर के खिलाफ मिलकर नारे लगा रहा था। जिगर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया था। जिगर की हालत उस समय की तरह थी जो कहे जा रहा था, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। जिगर आज पहली बार परिस्थिति और लोगों दोनों के सामने हार गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अवधूत ने एंट्री ली और उसने हर एक इंसान को चुप रहने के लिए कहते हुए कहा, शांत हो जाओ सब लोग। अगर बात मरे हुए लोगों को गाड़ने के खर्चे की है तो वो खर्चा देने के लिए तैयार हूं मैं, पर आप सब झगड़ा बंद कीजिए। यहां लोगों की मौत हुई है, हमें उन्हें सही समय पर आगे के प्रवास के लिए भेजना होगा, वरना सबकी आत्माएं भटकती रहेंगी। जो चले गए हैं उनकी अंतिम विधि की तैयारी कीजिए। अवंती में ऐसा कोई नहीं था जो अवधूत की बात के खिलाफ जा सकता था, पर मुखिया ने अवधूत से कहा, यह आपका बड़प्पन है कि आप सबकी अंतिम विधि के लिए पैसे दे रहे हैं और सबकी मुक्ति के लिए चिंता भी कर रहे हैं, पर यहां सवाल है विश्वास का। पिटौरी के लोगों ने हमें दगा दिया, हमारे लोगों को दगे से मारा है। हमें उस दगे का बदला चाहिए, खून के बदले खून, मौत के बदले मौत। अवंती के लोगों ने जिगर के खिलाफ बगावत कर दी थी और अब तो अवंती के साथ पिटौरी के कुछ लोग भी हिम्मत करके जुड़ गए थे। अब सोचने वाली बात यह भी थी कि ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा जिगर। क्या जिगर को अपनी गलतियों का एहसास होगा, या फिर जिगर को अपनी जगह पर अपनी बहन सोनाली को सिंधु परिवार का मुखिया बनाना होगा। क्या होगी अवधूत की अगली चाल, और कैसे रोकेंगे ध्रुव और ओजस अवधूत की चाल को कामयाब होने से? जानने के लिए सुनते रहिए धाकड़ कहानी, ऐ स्त्री तू कल आना। सारे लोग जिगर के खिलाफ हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे जिगर को मार ही डालेंगे। तभी अवधूत ने सबको शांत रहने के लिए कहते हुए कहा, देखिए, अब इस बात का एक ही इलाज हो सकता है, हम इस विवादित जगह पर एक स्तंभ बना दें, एक ऐसा स्तंभ जिस पर मरने वालों के सबके नाम हों, फिर चाहे वो अवंती से हो या पिटौरी से। जिस किसी ने भी इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, उन सब की याद में यहाँ एक स्तंभ बना दिया जाए, और इस स्तंभ की जमीन ना तो पिटौरी की होगी ना ही अवंती की। इस भूमि को सबकी भूमि माना जाएगा। पता नहीं अवधूत के बोलने में कौन सा वशीकरण था, सभी लोग चुप हो गए और सभी ने अवधूत की बात मान ली। मगर ये देखकर ओजस ने ध्रुव से कहा, कुछ समझ में आया? लेकिन ध्रुव कुछ समझ नहीं पाया।
ध्रुव ने ओजस से पूछा। क्या? ओजस ने ध्रुव को अवधूत की तंत्र करने की स्टाइल के बारे में याद दिलाते हुए कहा। वो 5 गांव में लगे त्रिशूल को भूल गए क्या? इसी तरह से अवधूत यहां भी एनर्जी को बांधना चाहता है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये तांत्रिक विद्या से अक्सर लोग अपने गांव की एनर्जी को प्योर करते हैं ताकि उनके गांव का प्रोग्रेस हो, गांव में रहने वालों की हेल्थ अच्छी रहे। पर हैजा फैलाने के बाद गांव में मुश्किल से 15-20 लोग जिंदा बचे हैं। तो फिर अवधूत चौरंगा को एनर्जी के साथ क्यों बांधना चाहता है? ओजस की बात सुनकर ध्रुव ने सामने सवाल करते हुए कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि अवधूत को हैजा के बारे में पता ही ना हो और वो अपने मन से चौरंगा की बरकत के लिए कोशिश कर रहा हो? मगर अभी तो ध्रुव ने अपना बोलना खत्म नहीं किया था और ओजस बोल पड़ा। ये नामुमकिन है। तुम्हें याद है जिगर ने भी बताया था कि उसे चौरंगा के तालाब में इंसानों को और जानवरों को मरी हुई हालत में देखा था। मुझे लगता है ये सब अवधूत ही कर रहा है। अवधूत बता रहा था ना कि कोई नया तंत्र शास्त्र बना रहा है। देखना उसी के कनेक्शन में ये सब हो रहा है। तुमने कितना देखा मुझे नहीं पता, पर मैंने देखा था अवधूत की आंखों में एक जुनून था और वो जुनून खतरनाक था, इतना खतरनाक कि वो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। ओजस की बात सुनकर ध्रुव को अवधूत पर गुस्सा आ गया। ध्रुव की आंखों के सामने ममता का चेहरा आ गया। हैजा के चलते ममता कैसे दर्द के मारे तड़प रही थी। ममता का जिक्र आते ही ध्रुव एकदम इमोशनल हो गया। उसने ओजस से कहा, पर अवधूत को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ये सब क्यों कर रहा है? आखिर पूरे चौरंगा ने उसका क्या बिगाड़ा था? क्यों वो निर्दोष लोगों की जान ले रहा है? ओजस के पास ध्रुव के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसलिए ओजस ने ध्रुव से कहा कि इसका जवाब तो अवधूत ही दे सकता है। मगर दिक्कत ये थी कि अवधूत किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रहता था। आज चौरंगा तो कल मेलमसिया तो परसों रतनपुरा। अवधूत ने मेलमसिया और अवंती के बीच में जो बड़ा सा स्मृति स्मारक बनाने की बात की थी, उसकी बनावट में भी अवधूत पर्सनली कोई ध्यान देने वाला नहीं था। इसलिए यह कहना मुश्किल ही था कि अवधूत कहाँ मिलेगा। अचानक से ध्रुव को याद आया कि ओजस के पास तो चक्र दिया है जिससे वो ये पता लगा सकता है कि अवधूत कहाँ है। ओजस को भी अपनी इस गलती का एहसास हुआ। गुस्से में उसने अपने आप को थप्पड़ भी मार दिया और फिर खुद से बात करते हुए बोला, मैं ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ? अगर मैंने चक्रदिया से मदद मांगी होती तो मुझे चुटकी बजाते ही पता चल जाता कि अवधूत कहाँ है। ओजस ने पूरी पर्वतमाला और आसपास के एरिया का मैप खोला और फिर चक्रदिया से अवधूत का पता पूछा। बस 2 पल में चक्रदिया ने अपना काम करना शुरू कर दिया। मैप में पहले मेलमसिया चमका, फिर ताशीपुर ने चमक पकड़ी, फिर 2 पल के लिए कहीं पर भी चमक नहीं दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे दिया अवधूत के कदमों को ढूंढ रहा था। फिर अचानक से मैप में चौरंगा चमकने लगा। उसके बाद पिट्टौरी, अवंती और फिर पर्वत, नदी, जंगल को पार करते हुए चक्रदिया ने घुघरा घाटी पर लाल रंग की चमक पकड़ी। ये देखकर ध्रुव ने ओजस से पूछा, ऐसा क्यों है कि हर जगह चक्रदिया नॉर्मल तरीके से चमक रहा था और घुघरा घाटी पर आते ही उसने लाल रंग की चमक दिखानी शुरू कर दी? ओजस ने ध्रुव को चमक का चमत्कार समझाते हुए बताया कि जिस तरह दिए की ज्योत के रंग से हमें पता चलता है कि आत्मा मुक्ति के लिए आगे जाना चाहती है या बदला लेना चाहती है, उसी तरह से मैप पर जहां जहां नॉर्मल चमक थी वो अवधूत का रूट था। पहले अवधूत कहाँ गया, फिर वहां से उसने कहाँ की राह पकड़ी, और जो लाल रंग है वो बताता है कि अभी अवधूत कहाँ है। ओजस की बात सुनकर ध्रुव खुशी से बोल पड़ा, तो चलो घुघरा घाटी चलते हैं। लेकिन तभी ओजस ने ध्रुव के उत्साह को ब्रेक मारते हुए कहा, नहीं, ऐसे जल्दी का काम बेवकूफ का होता है। अगर इस समय अवधूत घुघरा घाटी में है मतलब वो पक्का वहां कुछ गड़बड़ कर रहा है। क्या पता वहां उसने अपना कोई अनुष्ठान लगाया हो। इसलिए घुघरा घाटी जाने से पहले हमें पता लगाने की जरूरत है कि घाटी का माहौल कैसा है।
और उस तरह से हथियार लेकर जाएंगे। ओजस ने अपने मोबाइल में घुघरा घाटी टाइप किया और घुघरा घाटी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। घुघरा घाटी के बारे में पढ़ना शुरू किया। घुघरा घाटी के लिए कहा जाता है कि ये एक शमशान घाटी है। यहाँ जमीन पर घास नहीं है, मरे हुए इंसान और जानवरों की हड्डियां मिलती हैं। एक बार अगर कोई इंसान ने यहाँ एंट्री ले ली तो समझो वो इंसान यहाँ से कभी जिंदा बाहर नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ की हड्डियां अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जिसके कारण हवा भी इंसान के शरीर से खून चूसने लगती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि घुघरा घाटी की हवा में इतना फास्फोरस है कि चलते हुए इंसान को भी जला दे। जब ओजस और ध्रुव घुघरा घाटी के बारे में पढ़ रहे थे तो सोनाली ने उनकी बातें सुन ली तो सोनाली भी भड़क उठी। मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों उस शमशान घाटी में जाने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोग सुपरमैन हो या स्पाइडरमैन या बैटमैन? नहीं ना? तो फिर क्या साबित करना चाहते हो और किसे? 2-4 भूत प्रेत भगा देने से तुम लोग कोई महान इंसान नहीं बन जाते। और जो लोग इस महानता के भ्रम में घुघरा घाटी गए हैं वो सब आज दीवार का हिस्सा बन गए हैं। रोजाना फूल की माला चढ़ती है उनके फोटो पर। मेरी बात मानो, रिस्क मत लो, जिसे जो करना है करे। तुम लोग सलामत हो ना? बस तो अपने घर चले जाओ। सोनाली की बात सुनकर ओजस को लगा कि सोनाली उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही थी। सोनाली ने ध्रुव से पूछा, क्या तुम पानी के ऊपर चल सकते हो? ध्रुव ने ना में अपना सर हिलाते हुए पूछा, नहीं, क्यों? तो सोनाली ने अपना सर पीटते हुए कहा, तब तो तुम घुघरा घाटी जाने के बारे में सोचना भी मत। मैंने सुना है वहां वही लोग जा सकते हैं जो पानी के ऊपर चल सकते हैं। सोनाली की बात सुनकर ध्रुव हंस पड़ा और उसने सोनाली से कहा, तुम्हें ये सब फालतू की इंफॉर्मेशन कौन देता है? ऐसा कुछ नहीं है घुघरा घाटी में। मगर सोनाली को चुप करना इतना आसान नहीं था। सोनाली ने ओजस को बताते हुए कहा, इस ध्रुव को कुछ समझ ही नहीं है। तुम्हें पता है ओजस, वहां घुघरा घाटी में कुछ ऐसा मैग्नेट है कि इलेक्ट्रिक चीज भी ठीक से काम नहीं करती या तो बिगड़ जाती है। फिर तुम लोग मुझसे या तुम्हारे घर वालों से कांटेक्ट कर पाओगे? पर नहीं, ध्रुव को तो बस अपनी ही बात सही लगती है। यहाँ चिंता होती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। ठीक तो होंगे, कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? फिर से मिलना हो पाएगा या नहीं? डर लगता है ओजस। मैंने लाइफ में बहुत से अपनों को खोया है, इसलिए बता रही हूं। ये सब बोलते हुए सोनाली की आंखों में आंसू आ गए और उसने ओजस का हाथ पकड़ते हुए कहा, मत जाओ प्लीज। सोनाली के मत जाओ में उसका ओजस के प्रति प्यार साफ साफ नजर आ रहा था। पर सोनाली ने अपने प्यार पर तब रोक लगा दी जब उसे पता चला कि ओजस की नुपुर के साथ मंगनी हो चुकी है और अब नुपुर ओजस के घर रहने भी आ गई है। और अब से इम्पोर्टेंट बात यह है कि ओजस भी नुपुर को पसंद करता था। लेकिन एक सोनाली थी जो ओजस को भूल नहीं पाई थी। जब भी वो ओजस को देखती उसकी आंखों में ओजस के प्रति प्यार छलक आता। ध्रुव ने 1-2 बार सोनाली को समझाना चाहा, देखो सोनाली, मुझे पता है कि तुम्हें ओजस पसंद है, पर ओजस अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। तुम इस बात को जितना जल्दी स्वीकार करोगी तुम्हें उतनी ही कम तकलीफ होगी। मगर सोनाली के लिए ओजस का प्यार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जब जिगर ने सोनाली से पूछा कि क्या वो ध्रुव या ओजस किसी से भी शादी कर सकती है, तो उसने मन ही मन ओजस को अपना सब कुछ मान लिया था। पर अफसोस कि सोनाली का सपना और ओजस की पत्नी बनने की इच्छा नुपुर के रहते हुए तो इस जन्म में पूरी नहीं हो सकती थी। एक और बार ऐसा ही हुआ। सोनाली ओजस के लिए केक लेकर आई थी और वो चाहती थी कि ओजस वो केक खाए। ओजस ने 1 पीस केक खाया ही था कि तभी नुपुर का फोन आ गया। ओजस खाना छोड़कर नुपुर से बात करने चला गया। मौके का फायदा उठाते हुए सोनाली ओजस का झूठा केक खाने लगी, जो ध्रुव ने देख लिया। ध्रुव ने सोनाली को टोकते हुए कहा, क्या अपने आप को जला रही हो? ऐसा मत करो, तुम्हें इन सब के अंत में दुख ही मिलेगा। तब ध्रुव को अपने जज्बात शेयर करते हुए सोनाली ने कहा था,
ओजस इतना प्यारा है कि कोई भी उससे मोहब्बत करने लगेगा, इसलिए तुम मुझे ओजस से मोहब्बत करने से रोक नहीं सकते। और फिर मैं कहाँ ओजस से प्यार की उम्मीद कर रही हूँ। मेरा प्यार, मेरी फीलिंग्स। बेचारा ध्रुव क्या कहता और सोनाली को क्या ही समझाता। पर ये सब पुरानी बातें थीं। लेटेस्ट अपडेट तो ये थी कि ओजस और ध्रुव ने घुघरा घाटी जाने का मन बना लिया था। ध्रुव ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर सोनाली साथ में आना चाहे तो वो भी साथ चल सकती है। लेकिन सोनाली को तो घुघरा घाटी के नाम से भी डर लगता था। इसलिए उसने ओजस और ध्रुव से कहा, ठीक है, जब तुम दोनों जाना चाहते ही हो तो जाओ, पर जिंदा लौट कर आना, वादा करो मुझसे। सोनाली के वादे वाली बात से ओजस और ध्रुव को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सोनाली को वो कैसे समझाए कि उनकी जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या ओजस और ध्रुव सोनाली को वादा करेंगे या नहीं, और अगर नहीं तो क्या करेगी सोनाली। क्या वो भी ओजस और ध्रुव के पीछे पीछे घुघरा घाटी पहुंच जाएगी। जानने के लिए भूतों के भंडार की, डरावनी डायनों की और अपनी शक्तियों से परलोकी ताकत को वश में कर दिखाने वाले ध्रुव की कहानी का नाम अब तक तो पता चल ही गया होगा, ऐ स्त्री तू कल आना। ध्रुव ने जब देखा कि सोनाली वादे के बगैर जाने नहीं देगी तो ध्रुव ने सोनाली के उल्टे कान पकड़े। वादा तो हम कर लेंगे, मगर हम वादा अच्छे से निभा सकें उसके लिए हमें दुआ की भी जरूरत पड़ेगी। देविका और नुपुर ने तो हमें कह दिया है कि वो दोनों हम दोनों की रक्षा और सुरक्षा के लिए रक्षा कवच का अनुष्ठान रखने वाली हैं। तो तुम भी ऐसा कुछ क्यों नहीं करती। ध्रुव की बात सुनकर सोनाली सोच में पड़ गई। सोनाली ने ध्रुव से कहा, मैं अभी आती हूं, तुम लोग मेरा इंतजार करना। सोनाली चली गई, लेकिन ओजस को पक्का यकीन था कि सोनाली वापस आकर कुछ नया धमाका ही करेगी। दूसरी ओर ध्रुव सोचे जा रहा था, मैंने दादाजी से वादा किया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी इन जंगल पर्वत के नाम कर दूंगा, पर पर्वत इतने भयानक होंगे ये कभी सोचा नहीं था। और इन पर्वतों में रहकर तंत्र विद्या का गलत उपयोग करके अवधूत अपनी मैली मंशा पूरी करेगा, ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तभी ओजस के मोबाइल में घुघरा घाटी के बारे में एक नोटिफिकेशन आया। ओजस ने जब लिंक को क्लिक किया तो घुघरा घाटी को लेकर कुछ और खतरनाक इंफॉर्मेशन आई थी। लिखा था, घुघरा घाटी के कौवे रोते हैं तो उनकी आंखों से खून निकलता है। यहाँ माया जाल फैलाने वाले जीव भी हैं। मति भ्रम होना यहाँ आम बात है। इंसान स्वरूप की दुनिया में कैद हो जाता है। इंसान अपनी परछाई खो देता है। लेकिन ये सब कोई भी किताब में नहीं लिखा है, और ना ही ऐसा कोई सबूत है जो प्रूव करे कि घुघरा घाटी के लिए जो कहा है, लिखा है और जो सुना जाता है वो सच है। फिर भी अगर किसी को अपनी किस्मत आजमाने का शौक है तो वो घुघरा घाटी जाकर देख आए। आर्टिकल पढ़ने के बाद ओजस ने ध्रुव को बताया, मुझे लगता है हमें घुघरा घाटी ऐसे नहीं जाना चाहिए। हमें जाने से पहले थोड़ी बहुत तैयारी करनी होगी। ओजस ध्रुव को अपने साथ मार्केट लेकर गया, जहां से ओजस ने कंपास खरीदा ताकि जंगल में घूमते हुए दिशा का ध्यान रहे। फिर ओजस ने 2-4 बैटरी सेल खरीदे, एक ड्रोन खरीदा, और जो खास चीज ओजस ने खरीदी वो थी एक ऐसी घड़ी जिसे पहनने के बाद रात के अंधेरे में कहीं पर भी निकलो, अंधेरा है, धुंध है, आपको अपने आसपास का कुछ नजर नहीं आ रहा है, तब अगर आपके नजदीक में कोई जीव है, कोई सांस ले रहा है, तो वो घड़ी गर्म होने लगेगी और ये अलार्म होता है कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ओजस जब बिलिंग काउंटर पर पहुंचा तो दुकानदार ने एक बड़ा सा अमाउंट ओजस के कार्ड से स्वाइप करके निकाल लिया, जो ध्रुव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ध्रुव ने ओजस को नाराजगी के साथ पूछा, इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? 1 लाख के 3 कैमरे क्यों? वैसे भी घुघरा घाटी में कहाँ कोई जिंदा इंसान रहता है। ध्रुव की बात सुनकर ओजस हंस पड़ा। उसने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, समय के चलते तुम्हें सब पता चलेगा कि ये 1 लाख वेस्ट है या इन्वेस्टमेंट। फिर ओजस ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये नेट पर जो भी लिखा हुआ आता है ना, वो सब सच नहीं होता।
किसी ने लिखा है कि घुघरा घाटी में कोई जीव नहीं है, तो फिर कौवा कहां से आया जो खून के आंसू रोता है? माया जाल बिछाने वाले पंछी कहां से आए और अवधूत वहां कैसे रहता है? सच तो ये है कि लोगों को ना एग्जैजरेट करके लिखने की और बोलने की आदत पड़ गई है। एक मैसेज आया तो बिना पढ़े उसे फॉरवर्ड कर दिया, या तो कॉपी पेस्ट करते समय थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी डाल दी। इसलिए ये नेट वाली इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए ठीक है, पर कभी भी उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ध्रुव को भी ओजस की बात में लॉजिक नजर आया। दोनों ओजस के घर के लिए निकल गए। ओजस के घर पर कई गाड़ियां थीं। ओजस ने ध्रुव से कहा, एक बड़ी सी गाड़ी पसंद करते हैं जिसमें टेंट और खाने पीने का सामान भी आ जाए। जंगल है इसलिए लकड़ियां तो मिल जाएंगी, कुल्हाड़ी ले लेते हैं और एक्स्ट्रा पेट्रोल भी। ओजस और ध्रुव एक लंबी सी गाड़ी लेकर घुघरा घाटी जाने के लिए निकल पड़े। ओजस ने ध्रुव से पूछा, क्या तुम्हें पता है इस घाटी का नाम घुघरा घाटी क्यों है? ध्रुव ने अपने कंधे उछालते हुए कहा, पता नहीं, क्या तुम्हें पता है? ओजस ने भी ना के इशारे के साथ अपने कंधे उछालते हुए कहा, नेट पर ढूंढकर बताता हूं। ओजस की बात सुनकर ध्रुव हंस पड़ा। ध्रुव ने ओजस से कहा, आइडिया अच्छा है, अभी चेक करता हूं। ध्रुव ने अपना मोबाइल हाथ में लिया ही था कि तभी उसने एक लड़की को लिफ्ट मांगते हुए देखा। ध्रुव ने ओजस से कहा, यह लड़की दूर से सोनाली जैसी नहीं लग रही? ओजस ने गाड़ी को ब्रेक मारते हुए कहा, सोनाली जैसी नहीं, सोनाली ही है। सोनाली को देखते ही ध्रुव और ओजस गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने सोनाली से पूछा, कहां जा रही हो? लेकिन सोनाली ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना मुंह टर्न करके अपने बैग से एक चिट्ठी निकालकर ध्रुव और ओजस के हाथ में रख दी। चिट्ठी में सोनाली ने लिखा था, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं ये बात साबित कर सकती हूं और इसलिए मैं घुघरा घाटी जा रही हूं, वो भी अकेली। चिट्ठी पढ़कर ओजस और ध्रुव एक दूसरे की ओर देखने लगे। ध्रुव ने ओजस को इशारे में पूछा, क्या करें, बिठा दें गाड़ी में या पिटौरी छोड़ आए? ओजस ने ध्रुव से कहा, पूछ कर देखते हैं, अगर वो आने को तैयार होती है तो बिठा देंगे। ध्रुव ने ओजस से फिर से इशारे में कहा, मैं बात करके देखता हूं। ध्रुव रूठी हुई सोनाली के पास गया और उसने सोनाली से कहा, हम भी घुघरा घाटी ही जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। फिर धीरे से ध्रुव ने सोनाली के कान में कहा, मुझे पता है तुम यहाँ ओजस के लिए आई हो ना? ध्रुव की बात सुनते ही सोनाली भड़क गई। उसने जोर से अपनी हील वाली सैंडल ध्रुव के पैर पर मार दी और फिर गाड़ी में आगे की सीट में जाकर बैठ गई। फिर इतराते हुए बोली, ओजस के बाजू में बैठूंगी, अगर किसी को ऐतराज हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओजस और ध्रुव सोनाली की इस हरकत को देखकर हंस पड़े और गाड़ी स्टार्ट हो गई। सोनाली बड़े ही अतरंगी टाइप के कपड़े पहनकर आई हुई थी। ये देखकर ध्रुव ने सोनाली को चढ़ाते हुए कहा, सोनाली तुम्हारा ड्रेस बहुत मस्त है। मगर सोनाली ने ध्रुव की बात का जवाब ना देते हुए कहा, शट अप ध्रुव, मुझे पता है तुम बस मेरी टांग खींच रहे हो, और अगर तुमने मुझे और परेशान करने की कोशिश की तो मैं ओजस को आज हमारा सीक्रेट बता दूंगी। सीक्रेट शब्द सुनते ही ओजस ने सोनाली से पूछा, कौन सा सीक्रेट, मुझे भी बताओ। लेकिन ध्रुव ने सोनाली को चेतावनी देते हुए कहा, खबरदार सोनाली, जो तुमने वो बात कही तो। सोनाली भी ध्रुव के साथ फुल लड़ने के मूड में थी तो उसने ध्रुव को चढ़ाते हुए कहा, क्यों, अगर ओजस को पता चल जाएगा तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुम्हें देविका को जवाब देना होगा, तुम्हारे दादाजी तुमसे नाराज हो जाएंगे। ध्रुव ने हाँ करते हुए बताया, जो हुआ सो हुआ, वो बात पुरानी हो गई, इसलिए भूल जाओ। मगर सोनाली अब ध्रुव को छोड़ने वाली नहीं थी। सोनाली ने ओजस को बताया, उस दिन पता है क्या हुआ था? सोनाली अपनी बात आगे कहती कि उससे पहले ओजस ने गाड़ी को जोर से ब्रेक लगा दी। एक बड़ा सा पत्थर बीच में आ गया था और आगे गाड़ी के जाने के लिए रास्ता बंद था। सभी लोग गाड़ी से नीचे उतरे और तय किया कि सामान उठाकर घुघरा घाटी चलते हैं। घुघरा घाटी के मैदान में पहुंचते ही ध्रुव ने टेंट लगा दिया। ओजस ने आग जला दी। तभी सोनाली ने देखा कुछ पंछी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़कर जा रहे थे।
ये देखकर सोनाली ने कहा, देखो तो लोग नेट पर कितना झूठ लिखते हैं। यहाँ घुघरा घाटी में लाइफ नहीं है, हर जगह बस हड्डियां ही हड्डियां हैं। पर यहाँ तो पंछी क्या खूब मौज कर रहे हैं। सोनाली की बात सही थी, जिस पर ओजस ने सोनाली से कहा, क्या तुम टेंट में रखा हुआ ब्लू पाउच ला सकती हो? अब ओजस कुछ कहे और सोनाली ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सोनाली टेंट में पाउच लेने चली गई। उसी समय टेंट के बाहर ओजस और ध्रुव ये डिस्कशन में लग गए कि अब अवधूत को कैसे ढूंढा जाए। तभी सोनाली ब्लू पाउच लेकर आई और उसने ओजस को पाउच देते हुए कहा, मुझे लग रहा है मुझे सर्दी ने पकड़ लिया है, तो मैं टेंट में स्टीम लेती हूँ। सोनाली चली गई और ओजस ने पाउच में से कुछ कैमरे जैसा बाहर निकाला। ओजस ने ध्रुव को पाउच से निकली हुई चीज की खासियत बताते हुए कहा, पता है ये सिर्फ कैमरा नहीं है। इतना कहते हुए ओजस ने उस कैमरे को पूरा खोल दिया और 5 मिनट में उस कैमरे का हेलीकॉप्टर बन गया। ओजस ने फिर मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, इसे ड्रोन कहते हैं। इसका रिमोट अपने हाथ में होता है और हम इसे जंगल में दूर तक उड़ा सकते हैं। और इसमें जो कैमरा फिट किया हुआ है, उस कैमरे से यहाँ बैठे बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल में जंगल के नज़ारे देख सकते हैं। इस तरह हमें यहाँ बैठे बैठे पता लग जाएगा कि कहाँ भेड़िया है, कहाँ खतरा है, कहाँ हड्डियों का ढेर है और कहाँ अवधूत है। ओजस की बात सुनकर ध्रुव खुश हो गया। तभी अपने नाक पर बाम लगाकर सोनाली आ पहुंची। सोनाली ने मंकी कैप पहनी हुई थी और सर्दी के कारण सोनाली की नाक लाल टमाटर जैसी हो गई थी। सोनाली को देखकर ध्रुव हंस पड़ा। उसने सोनाली से कहा, अब तुम सच में बंदरिया लग रही हो। सोनाली ने ध्रुव की ओर एक पत्थर फेंका, मगर ध्रुव ने उस पत्थर को कैच करके दूसरे पत्थर के साथ घिसकर थोड़ी आग जला दी और सोनाली से कहा, हम खाना बनाकर तुम्हें बुलाते हैं। लेकिन सोनाली ने ध्रुव को बताया कि उसे खाना बनाना आता है। कुछ देर बाद सबने मिलकर खाना बनाया। सोनाली को खाना बनाते हुए देखकर ध्रुव सोच में पड़ गया। एक और नुपुर और देविका हैं जो सिर्फ शॉपिंग करना जानती हैं, और एक तरफ सोनाली है जिसे खाना बनाना भी आता है और सच्चे दिल से प्यार करना भी। पर फिर भी बेचारी की किस्मत में ओजस का प्यार नहीं है। ध्रुव और ओजस ने खाना खाकर अपनी अपनी खाने की प्लेट धोकर साफ कर दी। सोनाली थोड़ा धीरे धीरे खा रही थी। जब सोनाली का खाना हो गया तो वो अपनी प्लेट धोने टेंट के पीछे की साइड पर चली गई। लेकिन 2 ही मिनट में सोनाली भागती हुई वापस आई। सोनाली को इस तरह भागकर आया हुआ देखकर ध्रुव और ओजस दोनों एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने जलती हुई अग्नि से एक एक लकड़ी अपने हाथ में उठा ली और सोनाली से कहा, चिंता मत करो, भेड़िया आग देखकर नजदीक नहीं आएगा। लेकिन सोनाली ने ओजस को बताया कि टेंट के पीछे भेड़िया नहीं है। मैंने एक आदमी को दूर जंगल में जाते हुए देखा। शायद ये वही है जिसे तुम दोनों ढूंढते हुए यहाँ आए हो। सोनाली की बात सुनते ही ध्रुव और ओजस की आंखों में चमक आ गई। वो दोनों जिस वजह से घुघरा घाटी आए थे, उन्हें वो मिशन पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। पर क्या सच में सोनाली ने अवधूत को देखा था या वो कुछ और ही था? जानने के लिए सुनते रहिए